नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल नानी की कहानियों में। दोस्तों, आप सभी को मैं आज एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। माँ काली का आशीर्वाद, तेनाली रमन की कहानी है। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। कहानी सुनाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। तेनाली रमन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता चल बसे। उन्हें बचपन में किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं मिला। वे बहुत नटखट थे और उनकी शरारतों के कारण उनकी माँ अक्सर परेशान रहती थी। फिर एक दिन उन्हें एक ज्ञानी संत मिले। उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि वे रोजाना काली माँ की प्रार्थना करें। तेनाली रमन पास ही रहने वाले काली मंदिर में गए और संत के कहे अनुसार मंत्र का 1 लाख बार जाप किया। मंत्र जाप पूरा होते ही काली माँ ने अपने 100 सिरों के साथ भयंकर रूप में उन्हें दर्शन दिए। काली माँ को इस प्रकार अपने सामने देखकर तेनाली घबराने की बजाय जोर जोर से हंसने लगे। काली माँ ने उनसे उनके इस तरह हंसने का कारण पूछा। वे बोले, माँ मेरी एक नाक है। जब भी मुझे जुकाम हो जाता है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करती है इतने सारे सिर और केवल 2 हाथ। माँ काली तेनाली के इस हंसमुख स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। वे बोली, तुम अपने चुलबुले स्वभाव के कारण विकट कवि के रूप में जाने जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी बातें लोगों का मनोरंजन करेंगी। धन्यवाद माँ, यह एक अच्छा नाम है। ये आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा बोला जा सकता है, जैसे कि विकट कवि। लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। मेरे पास ये 2 कटोरे हैं। एक कटोरे में विद्या और दूसरे में धन है। दोनों में से एक कोई कटोरा चुन लो। काली माँ ने तेनाली रमन को दोनों कटोरे दिखाते हुए कहा। अब तेनाली सोचने लगा कि उसे काली माँ के कौन से वरदान को चुनना चाहिए। जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों की ही जरूरत होती है, केवल एक वरदान लेने से तो बात नहीं बनेगी। उसने कुछ सोचकर काली माँ से कहा, माँ क्या मैं इन्हें लेने से पहले चक्कर देख सकता हूँ? बिना चखे मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कटोरा चाहिए? तुम ठीक कहते हो, लो चक्कर देखो, काली माँ बोली। तेनाली रमन ने तुरंत ही दोनों कटोरों को मुंह से लगाया और तेजी से गटक गए। काली माँ तुरंत ही समझ गई कि तेनालीराम ने उन्हें अपनी बातों में जाल में उलझाकर दोनों ही वरदान ले लिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे जीने के लिए विद्या और धन दोनों की ही जरूरत है। एक के बिना दूसरा भी अधूरा है, इसलिए मैंने दोनों को ही ले लिया है। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? तेनाली काली माँ की ओर देखने लगे और माँ उनकी चतुराई पर हंसने लगी। तुम्हें वह सब मिलेगा रमन, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास इन दोनों वरदानों के कारण मित्र और शत्रु भी अधिक संख्या में होंगे। इसलिए थोड़ा होशियार रहना और मेरे दिए हुए वरदानों का होशियारी से इस्तेमाल करना। इतना कहकर काली माँ गायब हो गई। आगे चलकर तेनाली रमन महाराज कृष्णा राय के दरबार में एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में जाने गए। उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के बल पर महाराज कृष्णदेव राय का प्रिय मंत्री बनने का सौभाग्य पाया। महाराज उन्हें अपने मित्र की तरह स्नेह व आदर देते थे। इस तरह उन्हें भरपूर धन संपदा भी मिली और जैसा कि माँ काली का वरदान था, रमन की हाजिर जवाबी। किशोर तेनाली रमन की प्रसिद्धि तेनाली और टुमलुरु गांव के आसपास फैलने लगी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह अपनी चतुराई के बल पर एक क्षण में ही उनका हल निकाल देते। अक्सर खेल के दौरान जब भी लड़कों में कोई विवाद होता तो तेनाली ही उसे सुलझाता, क्योंकि उसे दूध का दूध और पानी का पानी करने की कला आती थी। उसके पड़ोसी और मित्र उसकी हाजिर जवाबी से बहुत आनंदित होते और उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करते। कुल मिलाकर तेनाली रमन सबका प्रिय बन गया था। रमन का एक पड़ोसी था जिसका नाम था राजा मोली। उसे तेनालीराम की चतुराई व हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी और वह उस पर गर्व करता था। रमन के गांव में नागेंद्र राव का एक जमींदार भी रहता था। वह बहुत धनी और घमंडी था। वह अपने आप को गांव का सबसे बड़ा विद्वान और धनी एवं समझदार व्यक्ति मानता था। राजा मोली नागेंद्र राव का घमंड तोड़कर उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने तय किया कि वह नागेंद्र को भेंट किशोर रमन से करवाएगा। एक दिन राजा मोली तेनाली रमन को अपने साथ लेकर नागेंद्र राव के घर गया। औपचारिकताओं के बाद राजा मोली ने नागेंद्र राव से अपने युवा मित्र तेनाली रमन का परिचय करवाया। नागेंद्र राव, यह मेरा पड़ोसी तेनाली रमन है। यह किशोर बहुत बुद्धिमान है और इसके जैसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला है। मैं इसका बहुत आदर करता हूँ। राजा मोली ने स्नेह से कहा। नागेंद्र त्योरियां चढ़ाते हुए बोला,
क्या कहा? यह सबसे बुद्धिमान है? मुझसे भी अधिक बुद्धिमान? ऐसा हो ही नहीं सकता। भला मेरा कौन मुकाबला कर सकता है? वह कल के छोकरे से मेरी तुलना करने चला है। मूर्ख कहीं का। वह मन ही मन सोचने लगा, राजामौली, इस युवक में तो ऐसा कुछ भी दिखाई देता है। यह तो केवल एक साधारण सा व्यक्ति ही लगता है। वह तेनालीरामन की ओर देखते हुए बोला, अरे नहीं, ये वास्तव में बहुत होशियार है। राजामौली बोला। नागेंद्र राव किसी भी कीमत पर किशोर रमन की योग्यता को आदर नहीं देना चाहता था। उसने सारी बात को अनसुना कर दिया और बोला, राजामौली, तुम तो जानते हो कि जो बचपन में बुद्धिमान होता है वह बुढ़ापे तक जाते जाते कमाकल और मूर्ख हो जाता है। मुझे तो इस किशोर का भी यही भविष्य दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेनालीरामन ने मासूमियत से उत्तर दिया। तब तो आप भी अपने बचपन में बहुत समझदार और बुद्धिमान रहे होंगे, और अब जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है आप भी मूर्ख और नीरस होते जा रहे हैं। इतना सुनते ही राजमौली जोर जोर से हंसने लगा और नागेंद्र राव की ओर देखा। तेनालीरामन ने अपने एक ही वार से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। जब तेनालीरामन राजमौली के साथ उसके घर से बाहर निकला तो नागेंद्र बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, विचार करता रहा। आज तो शेर को सवा शेर मिल गया। अगली कहानी है चावल का एक दाना। समय बीतता गया और तेनाली का विवाह हो गया। तेनालीरामन का जीवन बहुत सुख से नहीं बीत रहा था। वे अधिक धन कमाना चाहते थे ताकि अपने परिवार के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय और उनकी महान नगरी विजयनगर के बारे में बहुत सुन रखा था। महाराज के बारे में यह कहा जाता था कि वे बुद्धिमान और कुशल व्यक्तियों की कदर करते हैं। वे बहुत बड़े कला प्रेमी हैं। वे कलाकारों और शिल्पियों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनालीरामन ने भी सोचा कि क्यों ना वे भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाएं, जिससे कि भुवन विजय यानी धरती का विजेता के नाम से जाना जाता है। वे वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, जिससे उनकी जीविका का कोई हल निकल सके। उन्होंने अपना सामान बांधा और विजयनगर की राजधानी हम्पी के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ समय बाद दरबार में महाराज के सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। वे जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो उन्हें महाराज को सादर प्रणाम किया। एक कविता सुनाने की अनुमति मांगी। महाराज ने तेनाली को उनकी कविता सुनाने की आज्ञा दे दी और तेनालीराम ने कविता पढ़नी शुरू की। उनकी कविता सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी कविता बहुत सुंदर है, तुम अपने लिए क्या पुरस्कार चाहते हो? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तेनालीरामन जानते थे कि महाराज के दरबार में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। वे केवल कविता सुनाकर प्रशंसा बटोरने नहीं आए थे, उन्हें महाराज को अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से भी प्रभावित करना था। दरबार में वही कालीन पर शतरंज की बहुत सुंदर बिसात बिछी हुई थी, जिस पर शानदार कलाकारी की गई थी। तेनालीराम की आंखें उसी पर जा गड़ी। महाराज ने उन्हें शतरंज की बिसात को ताकते हुए देखा तो बोले, अच्छा, तो तुम्हें वह शतरंज पसंद है? ठीक है, तुम इसे ले सकते हो। महाराज बोले, नहीं महाराज, मुझे यह नहीं चाहिए। आप मुझे शतरंज के एक चोकर खाने के लिए चावल का एक दाना दीजिए और उसके बाद दूसरे खाने के लिए दुगना और प्रत्येक वर्ग के लिए पहले से दुगना देते जाएं। तेनालीराम ने महाराज से प्रार्थना की। क्या? महाराज आश्चर्यचकित होते हुए बोले, तुम्हें सोना या चांदी के सिक्कों के बदले चावल के दाने चाहिए? जी महाराज, मुझे यही चाहिए। तेनालीरामन ने उत्तर दिया। ठीक है, थोड़े से चावल मंगवाए जाएं। उन्हें अपने पहरेदारों को आज्ञा दी। अब दरबार में चावल मंगवाए गए और माप के हिसाब से उनकी गिनती शुरू की गई। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और इसी प्रकार यह सिलसिला सैकड़ों, हजारों और लाखों और अंत में करोड़ों की संख्या तक पहुंचा। सभी दरबारी अचंभित हो गए। महाराज भी हैरान होकर देख रहे थे कि उनके चावल का गोदाम लगभग खाली होने को आ गया। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं आपकी शाही गोदाम को खाली नहीं करना चाहता। मैं तो केवल आपके दरबार और दरबारियों को यह दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ईश्वर से सदा यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके राज्य भी चावल के इन दानों की तरह फले फूले। महाराज तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उनकी बहुत प्रशंसा की। अपनी इसी सूझबूझ के कारण तेनालीरामन ने दरबार के अष्टदिग्गजों यानी 8 रत्नों में से स्थान पाया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।